से संबंध रखते हैं तो वो मंत्रालय आपको मिलना चाहिए। मतलब ये ऐसा क्यों है, मतलब मुझे आज तक वैसे समझ में नहीं आता, क्योंकि आप तो संविधान के बेसिस पर आप शपथ लेते हैं और आपका जो है जो कर्तव्य वो रहता है। पर जहाँ तक ये है, इनफैक्ट सिंबोलिज्म में भी वजन होता है, सिंबोलिज्म कि आप कितने माइनॉरिटी से कितने जो है मेंबर को इंडक्ट करते हैं। पर अल्टीमेटली ये हमें देखना पड़ेगा कि ठोस रूप से सचर की जो रिपोर्ट है वो लागू होती है या नहीं होती है। वो अल्टीमेटली जमीन पर क्या करते हैं ये देखना पड़ेगा। ये अल्टीमेट टेस्ट है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो हम कह रहे हैं वो सिर्फ आप कुछ लोगों को अगर बिठा देंगे, पर अल्टीमेटली नीतियां आपकी नहीं बदलती। मुझे याद पड़ रहा है कि अमित शाह ने जिस दिन नतीजे आए थे और जब ये बात चली कि भाई कोई मुस्लिम कम्युनिटी से एमपी नहीं जीते हैं आपकी पार्टी में, जो 5 टिकट आपने दिए थे, जाहिर सी बात है वो ऐसी जगह से दिए थे जहां जीत की संभावनाएं बहुत कम थी, और एक शाहनवाज हुसैन जो जीत सकते थे वो तमाम मोदी जी की सुनामी लहर के बावजूद अपने क्षेत्र में हार गए चुनाव, जहां से वो लगातार 2 बार जीत रहे थे। तो उन्होंने कहा था बातचीत में कि ये जरूरी नहीं कि किसी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन होगा तभी उसके मामले संसद में उठेंगे, हम लोग भी मामले उठा सकते हैं। लेकिन अगर ये जरूरी नहीं है तो संविधान में व्यवस्था है एंग्लो इंडियन को उनकी आबादी के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन देना। फिर महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने की मांग इसलिए हो रही है कि साहब उनका डिसीजन मेकिंग में उनका हिस्सा नहीं है। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं वो जरूरत महसूस की जानी चाहिए कि अगर एक कम्युनिटी अपने आप को अलग थलग महसूस कर रही है या एक कम्युनिटी को अलग थलग महसूस कराया जा रहा है, तो उस ब्रिज को पाटने की जरूरत इस वक्त थी और उस काम में नरेंद्र मोदी नाकाम रहे हैं। नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा आज की तारीख में कि नाकाम रहे। देखिए, मंत्री कोई हो उससे बहुत ज्यादा इन द लॉन्ग रन फर्क नहीं पड़ता। आप करते क्या उस कम्युनिटी के लिए, चाहे वो उसी मंत्री के माध्यम से करो या उस मंत्री के माध्यम से ना भी करो। सवाल यह है कि आप उस कम्युनिटी के लिए कौन कौन सी ऐसी योजनाएं लाते हो, कौन कौन सी ऐसी नीतियां लाते हो जिससे उसका आर्थिक स्तर और उसका स्टैंडर्ड बढ़े। तो ये देखना होगा कि नरेंद्र मोदी जी के पास कोई अल्पसंख्यक वर्ग के लिए ठोस कुछ नीतियां हैं या वो खाना पूर्ति और सिंबलिज्म में ही विश्वास रखते हैं। चलिए इस मुद्दे से आगे बढ़ते हैं कि जिस तरह से आज शपथ ग्रहण समारोह में सार्क कंट्रीज के सब नेता आए, लगभग सार्क के सभी देशों की नुमाइंदगी रही है, तो प्रधानमंत्री आए या राष्ट्रपति आए या लोकसभा के स्पीकर आए। तो इस कदम को आप कैसे देखते हैं? पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत, चूंकि सार्क में अगर देखें तो सबसे मजबूत देश भारत ही है और एक तरह लीड सार्क को करता है। तो क्या लगता है कि इस कदम के बाद सार्क देशों के बीच आपसी सौहार्द और बढ़ेगा और एक सार्क मजबूत होकर बनेगा? राजलक्ष्मी जी। यूसुफ, ये तो बात अच्छा है, ये पहल बहुत अच्छा है, क्योंकि पूरे मतलब विश्व भर में आजकल जो है रीजनल सॉलिडारिटी ज्यादा जो मजबूत होकर आ रही है। जैसे लैटिन अमेरिकन जो है देश है वो बिल्कुल जो अमेरिका के खिलाफ अब ये लोग एकजुट हो रहे हैं। अच्छा, उस टाइप का यहाँ पे कुछ सोच अगर राजनीति के जो लेवल पे आता है सार्क जो देशों में, ट्रेड भी करें और साथ साथ आपके पॉलिटिक्स में भी अगर आप एक यूनिटी दिखाएं विज़िवी द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जिसको हम कहते हैं, और खासकर मतलब अमेरिकी जो पूरा जो चल रहा है आजकल उसके खिलाफ, अमेरिका की जो दबंगई चल रही है उसके साथ कुछ तो यूनाइटेड फोर्स कुछ मतलब पेश करे। क्योंकि काफी दिन से जब से सार्क बना है 83 या 84 से, तब से कोशिश हो रही है कि साहब सार्क को उस तरह जैसे यूरोपीय यूनियन है उसकी तर्ज पर एक खुला एक क्षेत्र बनाया जाए जहां पर एक ही वीजा हो और आपस में खुला। तो मुझे लगता है कि उस तरफ अगर उस तरफ इस दिशा में और कदम बढ़ाया जा सकता है इस सौहार्दपूर्ण माहौल के बाद। अनिल जी। देखिए यूसुफ भाई, सबसे पहली बात तो यह है कि इसका एक परिणाम तो आ गया कि श्रीलंका ने और पाकिस्तान ने मछुआरे छोड़ दिए भारत के, पॉजिटिव साइन। दूसरी बात यह है कि हमारे को जितना हम एशियन कंट्रीज में अपना दबदबा बढ़ाएंगे, इंडिया को अपनी सुप्रीमेसी पहले तो एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। और ये इमीडिएट नेबर्स हैं, इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए कि इन क्षेत्रों में पाकिस्तान का बहुत स्ट्रांग इन्फ्लुएंस है। और पिछली सरकार की ये नाकामी रही कि उन्होंने, चाहे वो श्रीलंका था, चाहे वो बांग्लादेश था, चाहे वो नेपाल था और चाहे अफगानिस्तान था, इन एरियाज में कंसंट्रेट नहीं किया और अमेरिका और उधर वेस्ट को ही देखते रहे। तो ये
तो डेफिनेटली मानना ही पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी सॉलिड शुरुआत करी है। इसके साथ एक बात और मैं जोड़ना चाहूंगा। व्यक्तिगत रूप से मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि द्रमुक और अन्ना डीएमके दोनों की प्रोटेस्ट को एक साइड पर रख के राजपक्षे को बुलाया, क्योंकि इंडिया के श्रीलंका से अच्छे संबंध दोनों के हित में है, हमारे हित में भी है और उनके भी है। और ऐसे रीजनलिज्म और रीजनल फैक्टर्स की वजह से देश को कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, इसका हम नमूना और नुमाइश हम यूपीए में देख चुके हैं। जी अनिल जी, हमारे संपादक कुमार राकेश जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, जो कि इस वक्त राष्ट्रपति भवन में मौजूद है। राकेश जी, आपने शपथ ग्रहण समारोह को बहुत नजदीक से देखा, कुछ नेताओं से आपकी बात भी हुई होगी। किस तरह से आप इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं? जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ, भव्यता उसकी क्या थी और कितने उसके अंदर नेता आए, कि बड़ा इवेंट उसको बनाया गया, क्या वहां रह के क्या फील किया आपने? ऐसा यूसुफ जी, जो राष्ट्रपति भवन का समारोह था, एक तरफ देखा जाए कि पहले की तुलना में इस तरह 4 कोर्ट में होने वाला यह चौथा समारोह था। पहली बार बीपी सिंह के कार्यकाल में हुआ था 89 में, उसके बाद फिर चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे तब हुआ था, उसका फिर 99 हुआ और 21 बार हुआ। तो ये इसमें जो मैंने करीब 89 को छोड़ करके सारे मैंने कवर किए हैं, और उसमें मुझे लगा ऐसा कि वो जो उत्साह था उसमें कई कार्यकर्ता दिखे, लेकिन कार्यकर्ताओं का जो उत्साह था जो कि चुनाव के दौरान दिखा गया था वो नहीं दिखा, पहली बात। दूसरी बात कि राष्ट्रपति भवन की जो व्यवस्था थी वो उसके अनुरूप नहीं थी, क्योंकि राष्ट्रपति भवन के लिए एक ऐतिहासिक अवसर था और एक ऐतिहासिक इसको बनाने की कोशिश की गई, तो व्यवस्था लगता है, मुझे ऐसा लगता है वो ठीक ठाक नहीं कर पाए, चाहे वो पानी की व्यवस्था हो, चाहे वो पंडाल की व्यवस्था हो। और इसके पहले मुझे एक याद आता है कि यूक्रेन में गया था डॉक्टर कलाम के साथ 2005 में, वहां हमारे साथ जो लोग गए थे इनके साथ, वहां कहा गया था कि राष्ट्रपति का इवेंट कवर करना है तो आपको 6 घंटे पहले आना पड़ेगा। तो वहां की जो मीडिया की स्थिति थी और आज जो मुझे दिख रहा है ऐसा कि तब की और आज यहाँ मुझे यूक्रेन याद आ रहा था। ऐसा कुछ मित्र लोग वहां गए थे, सेनेटर गुप्ता भी वहां पे थे, बुला लिया गया 4 घंटे पहले, और उसके बाद कहा गया कि आप जो है धूप में, खुले धूप में बैठिए, और न छाती की व्यवस्था थी न पंडाल की व्यवस्था थी। तो तीसरी बात, जिस तरह से मंत्रियों के नाम लिए गए और कुछ आश्चर्यजनक लगे, जिसे कहते हैं आश्चर्यजनक किंतु सत्य, तो उसमें जो 24 नरेंद्र मोदी के साथ 23 कैबिनेट मिनिस्टर जो शपथ ग्रहण लिया और करीब 12 एमओएस और 10 स्वतंत्र प्रभार, उसमें कई राकेश जी, आपने चूंकि इससे पहले भी कई शपथ ग्रहण समारोह कवर किए, आपने खुद बताया कि 89 का आप नहीं कर पाए थे, लेकिन उसके बाद जो हुए ओपन कोर्ट में वो सब आपने कवर किए हैं। इस बार पहली बार मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई प्रधानमंत्री शपथ ले रहा हो तो उसके समर्थक वहां नारेबाजी कर रहे थे। इससे पहले ऐसा देखा आपने या सुना है? देखा, अनुशासित था, जय श्री राम के नारे भी लगे वहां पे, कुछ भारत माता की जय बात तो समझ में आती है, कुछ उत्साही किस्म के लोग भी थे और कई नेता मायूस लगे, जैसे कि हेमा मालिनी सरविंद जी के साथ आए थे, शत्रुघ्न सिन्हा जी थे, राजीव प्रताप रूडी मायूस थे, शाहनवाज बेचारे हार गए लेकिन वो चेहरे पर खुशी नहीं दिख रही थी। उसके अलावा ऐसा देखा गया कि श्रीपाद यशो नायक गोवा से स्वतंत्र प्रभार के मंत्री बनाए, वो 99 में भी वो मंत्री थे, और तो वो पत्र लेके घूमते देखे कि मेरा जगह कहाँ पर है, उनको कोई बताने वाला नहीं था जी। ये मैंने देखा भी, फिर हम लोग वहाँ खड़े थे और उनको कोई पहचान नहीं रहा था, फिर हमने सिक्योरिटी वाले हैं, इनकी जगह बताओ कहाँ बैठना है। तो इस तरह के दृश्य अपने को देखने को मिले। बाकी इस तरह से और एक तरह से लगा, एक अनुशासित माहौल मुझे नहीं दिखा कहीं से भी, जो वहाँ का माहौल था। वो आए और जो 6 बजे का टाइम था और करीब 10 मिनट लेट से शुरू हुआ कार्यक्रम। बाकी जिन मंत्रियों ने लिया, स्मृति ईरानी का नाम लिस्ट आने के बाद कई लोग आश्चर्य लग रहा था कि कैबिनेट मिनिस्टर कैसे हो गई, मेंबर भी है, हारी भी है। राकेश जी, पहली बार इतने बड़े पैमाने पर दूसरे देशों के जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति थे, राष्ट्र प्रमुख थे, वो हमारे भारत के प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए, तो उसको लेकर के वहां क्या माहौल था? क्या बीजेपी के नेता, कांग्रेस के नेता जो वहां मौजूद थे, वो उसके बारे में क्या बात कर रहे थे? क्या कुल मिला के क्या फील किया गया उस वक्त? नवाज शरीफ की मौजूदगी, राकेश जी, जो दूसरे देशों के राष्ट्र प्रमुख मौजूद थे आज शपथ ग्रहण समारोह में,
उनको लेकर के क्या फील किया गया, क्या महसूस किया गया। नवाज शरीफ वहां पर थे, अहमद करजई वहां पर थे, भूटान के नरेश वहां पर थे, नेपाल के प्रधानमंत्री वहां पर थे, राजपक्षे श्रीलंका के प्रधानमंत्री वहां पर थे। तो ये इस तरह से किस तरह का माहौल बना वहां से? लगता है कुमार राकेश जी से हमारा संपर्क टूट गया। बहरहाल हम चर्चा स्टूडियो में जारी रखते हैं। तो अनिल जी, जो अभी बात चल रही थी कि एक लुक ईस्ट पॉलिसी अपने पिछली सरकार ने दी थी, लेकिन पॉलिसी जरूर दी लुक ईस्ट, लेकिन लुक ईस्ट हुआ नहीं। तो क्या उम्मीद की जानी चाहिए कि जो साउथ एशिया है या ईस्ट की तरफ देख के और अपने जो रीजनलिज्म है, जैसा भी राजलक्ष्मी कह रही थी कि जरूरत है, एक रीजनलिज्म एक फैक्ट है, जो छोटे छोटे रीजन को मिलाकर के इंटरनेशनल ग्रुप बने हुए वो अच्छा काम कर रहे हैं उस क्षेत्र के विकास के लिए। तो क्या इस वक्त जरूरत है कि सार्क में यह उम्मीद की जानी चाहिए कि सार्क और मजबूत होकर उभरेगा, एक आवाज बनेगी दुनिया में उसकी? देखिए, सबसे बड़ी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात मेरे अनुसार ये है कि अमेरिका को बहुत एप्रीहेंशंस थी नरेंद्र मोदी के प्राइम मिनिस्टर बनने की। जिस कंट्री ने वीजा तक डिनाई किया कॉन्स्टेंटली, उससे नरेंद्र मोदी के अंदर भी थोड़ी बहुत तो फीलिंग गुस्से की होगी। ये ठीक है कि आज अमेरिका को टोटली इग्नोर करके चलना बड़ा मुश्किल है, पर यह तो संभव है ना कि अमेरिका के सामने अपना एक दायरा बनाना, और बड़ा दायरा बनेगा जब रशिया और चाइना इसमें इस ग्रुप में शामिल होते हैं। तो डेफिनेटली एक बड़ा भारी पावर ब्लॉक बनता है इस वर्ल्ड में अमेरिका को चुनौती देने के लिए। आज जरूरत इस बात की है कि जो अमेरिका एंड यूरोप ये डोमिनेट करना चाहते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑन इन एवरी। जो आपने ट्रायंगल की बात की, भारत, चाइना, रशिया, इसमें पाकिस्तान की फिर क्या भूमिका होगी? पाकिस्तान तो है नहीं अभी फिलहाल। जो ब्रिक्स जो है, जो बना हुआ है, उसमें पाकिस्तान तो उसमें है नहीं, उस शामिल नहीं है। जहां तक ट्रेड की बात है, मेरे ख्याल से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड की संभावना है, और वो चाहते हैं कि एटलीस्ट ट्रेड लाइंस जो है खुली रहें, और उस पर काफी जो बातचीत और कल्चरल लेवल पे एक्सचेंजेस जो होते हैं, उसके बाद वो वही कहते हैं कि असली जो मसला है वो हम बाद में बात करते हैं। फिलहाल एटलीस्ट ये सब जो चैनल 2 बिल्कुल सीबीएम्स बिल्ड करने के लिए आप चैनल जो है 2 का इस्तेमाल करिए। और बाकी चाइना के साथ क्या होगा इंडिया का फॉरेन पॉलिसी, ये बहुत जरूरी होगा देखना, क्योंकि चाइना को लेके एक बहुत बड़ा, एक जैसे कि हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा फ्रिक्शन है, और चाइना मतलब साम्राज्यवाद का पॉलिसी रखता है, ये बिल्कुल गलत है। जब जॉर्ज फर्नांडिस रक्षा मंत्री थे तो उन्होंने एक मीटिंग में ऑफिशियली कहा था कि चाइना नंबर 1। हाँ, और ये बात मतलब एक्सपीरियंस के बेसिस पे देखा जाए तो सही है ही नहीं। आज के दौर में अगर कोई एक देश है जिसने पूरे विश्व में साम्राज्यवाद फैलाने की कोशिश की है, या अपने आप को एक्सपेंशनिस्ट जिसको हम कहते हैं एक्सपैंड करने की कोशिश की है, वो तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। चाइना ने आज तक किसी और दूसरे देश में जाके अटैक नहीं किया है। तो एटलीस्ट इंडिया और चाइना के बीच में अच्छा अगर तालमेल होता है तो ट्रेड की बहुत संभावना है, क्योंकि आजकल ट्रेड ही मतलब पूरे ईस्ट एशियन कंट्रीज जो है आपस में ट्रेड कर रहे हैं, अपने साथ कर रहे हैं। चलिए राजमन, ये तो बात हुई विदेशी मोर्चों की। अगर हम बात करें घरेलू मोर्चों पर, इस वक्त आप देखें जो चुनौतियां हैं बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने, तो उन चुनौतियों से निपटने के लिए जो मंत्रिपरिषद का स्वरूप आया है पहला इनिशियली, जब इसमें एक्सपेंशन होगा, कुछ फेरबदल होंगे आगे चल के, लेकिन अभी जो आया है उसको कितना सक्षम मानते हैं कि इस मंत्रिपरिषद के साथ नरेंद्र मोदी अपनी घरेलू और जो इंटरनेशनल लेवल की चुनौतियां हैं उनसे निपट पाएंगे? ये कितना सक्षम है मंत्रिपरिषद उसके हिसाब से? देखिए, इसका जवाब मैं बाद में देता हूं। पहले मैं एक संक्षिप्त में एक बात कहना चाहूंगा जरूर, कि नवाज शरीफ साहब की हमको तारीफ करनी होगी। उनका यहां आना बहुत महत्वपूर्ण था, इन द सेंस कि पाकिस्तान आर्मी इस बात पे इंटरेस्टेड नहीं थी कि नवाज शरीफ साहब यहां पर आए और इस टाइम आए। उन्होंने बहुत कुछ रिस्क लेकर एक उन्होंने दोस्ती का कदम उठाया है, जिसका भारत को स्वागत करना चाहिए। रही बात हमारे दूसरे आपके सवाल की, तो देखिए अल्टीमेटली इस कंट्री में
80 to 90% जनता रोटी, कपड़ा, मकान और उसी से बिजली, पानी, सड़क, जी, सुरक्षा, इससे प्रभावित होती है। जो युवा वर्ग है उसने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया इस चुनाव में और उन्होंने मोदी को इसलिए सपोर्ट किया है कि वो बेहतर रोजगार